हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीटेट 2014 जो कि फरवरी माह में आयोजित हुआ था, हिंदी विषय से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये सीटेट का जो है PDF पेपर है और इसका भाग 4 भाषा फर्स्ट हिंदी है। तो यहाँ पर हम आपको पहले भी बताए थे, सीटेट में भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का ऑप्शन होता है। जब आप सीटेट फॉर्म भरते हैं, भाषा फर्स्ट में जो लोग हिंदी भरेंगे तो उनका जो भाषा सेकंड होगा वो हिंदी के अतिरिक्त तो कोई जो है भाषा होगी, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, ये सब भरेंगे उसमें। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, ऐसे ही पेपर आपको मिलेगा। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना है। यानी जिन्होंने भाषा फर्स्ट हिंदी चुना होगा तब ये इस प्रश्न का उत्तर देंगे ही। अगर भाषा फर्स्ट में वो संस्कृत चुनेंगे तो संस्कृत का उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, पहला गद्यांश दिया है। गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए और 91 से 99 गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। यानी कि ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनके द्वारा जो नितांत अज्ञानी हो जिसको समझते हैं वो जो है दिया जाता है। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती है। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है। यानी इसका मतलब है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है। यानी कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। पहला इस पर क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। तीसरा है शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित किया जाता है। और तीसरा है शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है शिक्षा की यहाँ पहली लाइन में दिया है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। तो यहाँ पर पहला है शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। पहले का जो आंसर सही होगा जो है शिक्षा जो है ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 92 गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते। शिक्षक ज्ञानवान है, शिक्षक में ज्ञान ही सर्वोपरि है, शिक्षक में ज्ञान ही क्या है सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। और जो है चौथा ऑप्शन है वे जो है अज्ञानी हैं। क्या हैं? वे अज्ञानी हैं। इसमें देखिए गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। किस वास्तविकता देखिए यहाँ लास्ट लाइन में क्या लिखा है। लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा है छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जो है 92 का, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। यानी ये आंसर होगा इसका। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिक्षा इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए
अनिवार्य शब्द है शिक्षक की उपस्थिति। पहला ऑप्शन है शिक्षक की उपस्थिति। दूसरा है शिक्षक का परम ज्ञानवान होना। तीसरा है छात्र का परम अज्ञानी होना। तीसरा है छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पर शिक्षक की उपस्थिति होगा। यहाँ पर जो उसका राइट आंसर है शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त यही होनी चाहिए शिक्षक की उपस्थिति। यानी अगर शिक्षक उपस्थित नहीं है तो शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षा ज्ञान का उपहार है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक श्रेष्ठ हैं और छात्रहीन हैं। तीसरा है आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है। चौथा है परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए जो है इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो है ज्ञानवान व्यक्ति जो है अपने से जो है वो जो है जिसको जो है ज्ञानवान नहीं समझते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं अज्ञानी जिसे मानते हैं उसको जो है शिक्षित करते हैं। तो इसमें जो है उत्पीड़न की विचारधारा जो है जो 94 क्वेश्चन है उसमें जो उत्पीड़न की विचारधारा है इसमें एक क्लियर हो रहा है। इसकी विशेषता क्या है? शिक्षक ज्ञान का उपहार है, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है, आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है, परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। तो यहाँ पर शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र जो है हीन है। शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। क्वेश्चन नंबर 95, गद्यांश में डैश पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों का, उत्पीड़ितों की दशा, शिक्षितों की दशा और शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो यहाँ पर जो है आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो गद्यांश पर शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिज्ञासु होगा। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण जिज्ञासु होगा। अगला है 97, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ? वास्तविकता पहला है, दूसरा है ज्ञानवान, तीसरा है विशेषता, चौथा है विचारधारा। तो यहाँ पर देखिए किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ इसका जो है आंसर होगा वास्तविकता होगा। वास्तविकता यानी एक और ता दो प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। देखिए नितांत यहाँ केवल, एकांत, बहुत, बिल्कुल। तो यहाँ पर नितांत शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल है। क्या है? वो बिल्कुल है। 98 का क्या हो जाएगा? ये 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा। अगला है 99, उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांतिक शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? यानी सिद्ध की जगह किस शब्द का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, किया जा सकता है? तो यहाँ पर प्रमाणित, प्रतिफलित, अंतर्निहित, प्रतिस्थापना। तो यहाँ भाव बनाएंगे। इसे देखिए उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य प्रमाणित करता है। यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये जो है 1 होगा, यानी प्रमाणित होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे। अब देखिए जो 99 तक थे गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे। अब 100 से अलग है, ये जो है हिंदी पेडागॉजी से रहेगा। देखिए इधर कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं,
दूसरा है केवल अपनी तर्क शक्ति का क्या करते हैं, विकास करते हैं। तीसरा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। चौथा है केवल मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। हमने कहा था कि बताया भी कई प्रश्न में कि केवल जहाँ शब्द जुड़े होते हैं वो लगभग गलत होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सभी 3 विकल्प में केवल शब्द लगा है, तो इसलिए गलत है। यह अपनी संस्कृत धरोहर से जुड़ते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। 101 प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला विकल्प मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो यही इसका राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 102 लिखना। पहला है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। दूसरा एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। एक तरह की बातचीत है। चौथा एक अत्यंत यांत्रिक कार्य है। तो लिखना भी एक तरह की बातचीत होती है। तो 102 का तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 103 अब देखते हैं। एक कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। पहला है घर परिवार पड़ोसी। दूसरा है घर परिवार कामा परिवेश। तीसरा है घर परिवार दोस्तों। चौथा है घर परिवार टीवी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो घर परिवार और परिवेश होगा। यानी कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला 104 कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो कह रहा है हो। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश फिर है के लिए हो। मतलब पहला विकल्प अर्थ उद्देश्य, दूसरा है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, तीसरा है शब्द पहचान मूल्यांकन, चौथा अक्षर ज्ञान और क्या है उद्देश्य। तो यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो यहाँ पर पहले अंडरलाइन में अर्थ रहेगा और दूसरे रिक्त स्थान में क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा अर्थ और उद्देश्य होगा, यानी का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 105 इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये गलत है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी गलत है। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, और जो है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, यहाँ इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये उद्देश्य है। दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी है। तीसरा है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये सब उद्देश्य है। लेकिन चौथा जो है ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना, ये जो है हिंदी भाषा का प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है।
चौथा भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल क्या होते हैं, जो है एक दूसरे से अंतः जो है संबंधित होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। जानते हैं आप कि बोलना, देखिए बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना जो है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो अगले को प्रभावित करती है। अगला है भाषा रिक्त स्थान, कामा रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान एक उत्तम साधन है। पहला सुनने, बोलने और सोचने का उत्तम साधन है। दूसरा पढ़ने, लिखने, संप्रेषण करने का साधन है। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने का साधन है। पढ़ने, लिखने, समझने, पढ़ने, लिखने और समझने। तो यहाँ पर देखिए भाषा जो होता है ये दूसरा वाला ऑप्शन है, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, यानी भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। क्वेश्चन नंबर 108, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है। तो देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है वो अनुकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है, अनुकरण। 4 विकल्प है, अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुकरण पर जो है क्या करेगा, अनुकरण पर बल देगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। तो आपको पहले भी बताया गया है क्या, पढ़ने की अक्षमता डिस्लेक्सिया कहलाती है। तो ये पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, वाइगोटस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। वाइगोटस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया, कविता दोहराने में, कहानी सुनने में, कार्यपत्रकों में, परस्पर अंतःक्रिया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो परस्पर अंतःक्रिया, यानी वाइगोटस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, भिन्न भिन्न जो है भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः अब देखिए क्या है, पहला जो है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। चौथा है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जो है, देखिए कहा है ना उनकी, देखिए यहाँ जो कहा है हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, यानी पहला वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। दूसरा है बच्चे को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। तीसरा है बच्चों से पत्र लिखवाना। चौथा है बच्चों से प्रश्न का उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, और थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आप समझ गए होंगे, बच्चों को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा प्रश्न बच्चे की भाषा क्षमता का क्या करेगा, सही आकलन करेगा। पहला, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी।
तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा है, आजकल आम का दाम कितना है। आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए इन चारों प्रश्नों में जो है तीसरा ऑप्शन देखा जाए, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये जो है बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। इसका जो है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो है जो है दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा, रोचक विषय वस्तु रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, अब देखिए 115 से लेकर के 120 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस पद्यांश पर आधारित है। तो अब यहाँ देखते हैं पद्यांश। नीचे दी गई काव्य कविताओं को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो, देखिए नहीं झुका करते जो दुनिया से नहीं करने को समझौता, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। अब देखिए यहाँ पर इसको समझ करके यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ देखिए 115वां क्वेश्चन, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। कविता जो है किसके पक्ष में पड़ी है। जो स्वाभिमानी हैं, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अगर भाव को देखा जाए तो कविता की पंक्तियों के अनुसार जो है कविता उनके पक्ष में खड़ी है जो स्वाभिमानी हैं, साहस हैं और निर्भीक हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 115 फिर 116। देखिए व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। व्यक्ति की जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए। पहला है अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली। तीसरा जो है दूरदर्शिता से लैस, और चौथा जो है वो है भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। यानी कविता की दृष्टि से देखिए ये जो है कविता के अनुसार जो है ये जो व्यक्ति की दृष्टि जो होनी चाहिए वो दूरदर्शिता से क्या होनी चाहिए, लैस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दूरदर्शिता से क्या होनी चाहिए, लैस होनी चाहिए। देखिए इसमें नहीं झुका करते जो दुनिया से करने की समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों का देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी। देखिए दूर देखती जिनकी पैनी, इसका मतलब क्या है, दूरदर्शिता से लैस। यहाँ जो इसका भाव जो मिला है यहीं से क्या मिला है, दूर देखती जिनकी पैनी, आँख भविष्यत का तमचीर। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर रहेगा, 116 वाले में रहेगा जो है दूरदर्शिता से लैस। यानी व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस। क्वेश्चन नंबर 117, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को जो है आमंत्रित करना। तो यहाँ आप समझ गए होंगे इसका जो राइट आंसर उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 118 जो है वो तम शब्द का पर्याय है। तम यामिनी, रात, अंधकार और निशा। तो जो तम का यहाँ पर
पर्याय है वो अंधकार से है। किससे है? अंधकार से। तो ये इसका जो है राइट क्वेश्चन आंसर है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? पहला है विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दूसरा है दुनिया के सभी देशों के सामने, तीसरा है अन्यायी राजाओं के सामने, चौथा है दुनिया के व्यक्तियों के सामने। चौथा क्या है? इसमें है नहीं झुका करते जो दुनिया से। ये जो है इसका ऑप्शन है, अगर आप इसका भाव देखेंगे तो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। क्या है इसका जो राइट आंसर? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी व स्वावलंबी होना और अभिमानी होगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि सीधी रीढ़ का मतलब है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। तो आज ये जो है हिंदी का जो सीटेट 2014 में पूछा गया था, जो फरवरी माह में आयोजित हुआ था, हमने सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। यदि आपको समझ में आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।